मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय और अत्यंत ही सम्माननीय वक्ता जी। हमारे सामने सभागार में उपस्थित हमारे गुरुजन और शोध छात्र और भारत के अनेक राज्यों से आए हुए वक्ताजन, सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव। आज पंडित विद्यानिवास मिश्र का 100वां जन्म दिवस समारोह और उसी के साथ ही हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि पर कल से ही मंथन चल रहा है और इस मंथन का जो सबसे बहुत ही सकारात्मक और जो सुखद पक्ष है कि हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि तब से लेकर आज तक पर मंथन हो रहा है और यह मंथन सकारात्मक है। विषय के भाव से, विषय की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक पक्ष उभर कर संगोष्ठी में आए हैं विद्वजन के माध्यम से और गंभीर गोष्ठी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोजकों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। 90 के बाद के जो उपन्यास रचे गए या उत्तर आधुनिकता में जो उपन्यास रचे गए, वर्तमान में जो उपन्यास रचे जा रहे हैं, उन उपन्यासों की एक लंबी श्रृंखला है। अभी मैं पिछले सत्र में यहाँ बैठी हुई थी और मंच से बहुत मजबूत बातें आ रही थी। तमाम उपन्यासकार, ऐसे लगता है कि तमाम शब्द लगाने से, उपन्यासकारों के पहले लगाने से तमाम शब्द हल्का पड़ जाता है। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े श्रम से, बड़े मेहनत से आज के समय को पढ़ रहे हैं और अपनी कलम चला रहे हैं और उस पर मंथन, यह इसका सकारात्मक पक्ष है। आज के साहित्य में, आज के गद्य पर और विशेष करके उपन्यास पर शोध भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को 90 के बाद के दशक के या 90 के दशक के जो उपन्यास हैं, वो बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। उसका कारण है क्योंकि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज को हम देख रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी जिस समाज का अनुभव करेगी, उस समाज का आकलन आज की युवा पीढ़ी करना चाहती है और आकलन के साथ ही साथ उसे अपनी समस्याओं का उसमें समाधान भी दिखाई देता है। इसलिए उसके व्यक्तिगत जीवन की जो समस्या है वह आज के उपन्यास में प्राप्त होता है। इसलिए वह पीढ़ी या अन्य पीढ़ी भी उस उपन्यास की ओर आकर्षित होती है। किसी भी एक उपन्यास का उदाहरण लेकर इस बात को देखा जा सकता है। मैंने बहुत सी बातों पर हो चुकी है बातचीत, बहुत से उपन्यास पर बातचीत, चर्चा हो चुकी है। हमने जो बोलने का एक मन बनाया था, वह रणेंद्र का जो उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, उस पर हम बातचीत करेंगे। और हम सभी को पता है कि रणेंद्र की रचनाओं में एक मुखरता है और अपनी बात को जब भी वो लिखते हैं बहुत ही प्रामाणिक ढंग से लिखते हैं। इस जो आदिवासी जीवन की समस्या है, बहुत अगर मोटी सी बात कही जाए कि हम आदिवासी समाज
उसको रेखांकित करते हैं। लेकिन जब हम उस समाज में प्रवेश करते हैं तो यह अनुभव करते हैं कि उनकी समस्याएं हमारे सामान्य जनजीवन की समस्याओं से अलग नहीं है, बल्कि उनकी समस्याएं ज्यादा जटिल और जटिलतर है। इसलिए हम उसे आदिवासी समाज कहकर उसे रेखांकित करते हैं। समस्याएं हूबहू वही हैं जो सामान्य जीवन में है, लेकिन उनकी समस्या, उनका संघर्ष ज्यादा जटिल है। वे सामान्य जीवन से ज्यादा आदिवासी जीवन जो है वह ज्यादा पुराना और ज्यादा आदिम है, विकास नहीं है वहां पर। रणेंद्र ने आदिवासी जीवन को, आदिवासियों के सुख दुख को बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, और उनका लगाव भी विशेष रूप से झारखंड से है। और इसके कारण भी एक और यहाँ मजबूत बात आती है कि उन्होंने जब भी कोई सृजन किया, वह सृजन एविडेंस के साथ किया है, तथ्य के साथ किया है। तथ्य और सत्य रचना के लिए उतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह रचना, उसका संबंध इतिहास से हो जाता है। इतिहास हमेशा एविडेंस मांगता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास इसलिए प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि उसमें तथ्य है और तथ्य का सत्य है, उसमें एक ऐतिहासिकता है। इसी तरह से जब रणेंद्र लिखते हैं तो आप इनके साहित्य को पढ़िए तो उसमें सारे एविडेंस आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से लेकर ऋग्वेद तक का पूरी चर्चा वहां पर आती है। और अपनी प्रशासनिक सेवा में उनका जो स्थान था, चेरो, खरवार, मुंडा, उराव, नगेशिया, बिरहोर, असुर, विरेजिया, ये अनेक आदिवासी जातियां हैं जहां पर इन्हें काम करने का मौका मिला। तो एक तो व्यवहारिक रूप से काम करना, दूसरे एविडेंस के साथ काम करना, ये एक प्रामाणिक साहित्य है। और इसके साथ जो वैश्विक विकास है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसे हम उदारीकरण भी कहते हैं, उन प्रभावों का उस समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। 2009 में ग्लोबल देवता से वो साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं और कांची पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। गायब होता देश, रात बाकी, अन्य कहानी, थोड़ा शास्त्रीय होना चाहता हूं, उनका कविता संग्रह है। और रात बाकी पर उन्हें कथा देश पत्रिका का जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है उसमें 2005 में उन्हें सम्मान मिला। हमारा ध्यान इस बात पर अध्ययन करते समय केंद्रित रहा कि यह उपन्यास पूरे एविडेंस के साथ हमारे सामने आता है। इनके किसी भी बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। ज्ञानपीठ से इसके पेपरबैक ग्लोबल देवता जब प्रकाशित होती है तो ज्ञानपीठ ने क्या लिखा? ज्ञानपीठ का लिखना साहित्य के लिए बहुत प्रामाणिक बात होती है। ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है, ये ज्ञानपीठ कह रहा है। हमें आदिवासियों पे चर्चा करना जरूरी है, आदिवासियों के निकट पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आज वर्तमान में जो सबसे बड़ा संकट है, पर्यावरण का संकट और वायलेंस का संकट, हिंसा का संकट, उस संकट से हम गुजर रहे हैं
और उस संकट से निदान का समाधान हमारे आदिवासी समाज के पास है। इसलिए यह उपन्यास बार बार आकर्षित करता है। शताब्दियों से संस्कृति और सभ्यता की पता नहीं किस छन्नी से छनकर अवशिष्ट के रूप में जीवित रहने वाले असुर समुदाय की गाथा पूरी प्रामाणिक और संवेदनशीलता के साथ रणेंद्र ने लिखी है। आग और धातु की खोज करने वाली, धातु पिघलाकर उसे आकार देने वाली कारीगर असुर जाति को सभ्यता, संस्कृति, मिथक और मनुष्यता ने सबने मारा है, ये ज्ञानपीठ कह रहा है। सभ्यता ने भी, संस्कृति ने भी, विकास ने भी, असंवेदनहीनता, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो इस असुर जाति का वर्णन जिस ग्लोबल गांव के देवता में हमें प्राप्त होता है, इन सभी चीजों से वह मात खाई है। ग्लोबल गांव के देवता असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया को रणेंद्र उजागर कर सके हैं। हाशिए के मनुष्यों का सुख दुख व्यक्त करता यह उपन्यास झारखंड की धरती से उपजी महत्वपूर्ण रचना है। उपन्यास की प्रामाणिकता के लिए बहुत लंबा संदर्भ है, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 लाइन ही इस बारे में बात किया और इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जब हम आदिवासी जाति कहते हैं तो ये शब्द से ही अभिव्यक्त होता है कि विश्व की प्रथम जाति, ये इसके शब्द की अभिव्यक्ति है। पूरे विश्व का मिलाकर पूरी जनसंख्या का 8.2% आदिवासी समाज है, लेकिन यह आदिवासी समाज विज्ञान और तकनीक से दूर है, पहचान की संकट से जूझ रहा है और अपनी जल, जंगल, जमीन और जीविका से बेदखल है। और उसका जो भारतीय पहचान का संकट है वह भी उससे छूट रहा है और उनके पास जो विद्या है, भारतीय शस्त्र और शास्त्र की विद्या, कृषि की विद्या, जो पारंपरिक दवाएं हैं उसकी विद्या, जो उनकी भाषा है और उस भाषा में जो ज्ञान भरा हुआ है, विशेष रूप से कृषि और आयुर्वेद का ज्ञान, वो भी उनके पास है। लेकिन जब हम आदिवासी समाज से अलग हटते हैं तो इन सारी चीजों से हम अलग हो जाते हैं। इसलिए हम अगर जो आदिवासी साहित्य है या ग्लोबल गांव का देवता जो एक बहाने के रूप में हम अपनी बात कह रहे हैं, हमें उससे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस समाज को बचाते हैं तो भाषा, संस्कृति, कला, विद्या, पर्यावरण, बहुत सी सारी चीजों को हम बचा सकते हैं, जिससे हम इस समाज को पहचान तो देंगे ही देंगे, लेकिन उस समाज को भी पहचान देंगे। उस उपन्यास को पढ़ते हुए जो उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे वहां पर विस्थापन की समस्या है, वहां पर बॉक्साइट जैसी चीजें निकलती हैं, एल्युमिनियम निकलती हैं खदानों से। जो लीज पर जमीन पूंजीपति लेता है, उस जमीन से वह खुदाई नहीं करता है, बल्कि जो वनवासियों की जमीन है उससे खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद यह पहला समझौता होता है कि जो गड्ढे होंगे उन गड्ढों को भर दिया जाएगा, लेकिन साल दर साल बीत जाते हैं और वो गड्ढे नहीं भरते हैं। इसके बाद गड्ढे नहीं भरे गए, लेकिन जब बरसात आती है, बरसात में उन गड्ढों में पानी भर जाता है और गड्ढों में पानी भर जाने के कारण मच्छर और बीमारियां फैलती हैं। वह जो स्थिति का वर्णन है वह इस बात को दर्शाता है कि आदिवासी समाज जो है
किस तरह से ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण के इस विकास के मापदंड के आधार पर वह अपनी जमीन से, अपने जंगल से विस्थापित हो रहा है। और उसमें जो पात्र हैं, लालचंदा और तमाम स्त्री पात्र हैं, तमाम पुरुष पात्र हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें उस बात से किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता है और मुझसे आग्रह भी किया गया है और मुझे आपने यहाँ पर आमंत्रित किया और मैंने अपने विचारों को आपके साथ शेयर किया। हम आपके आभारी हैं।